चलिए देखिएगा, एक तरफ हम चर लिख देते हैं यानी वेरिएबल, दूसरा तरफ हम कर देते हैं भाई अचर, यानी जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। प्लीज समझिए, वेरिएबल और कांस्टेंट। चर क्या है? वैसी राशि जो परिस्थिति के अनुसार बदलती है ना, परिस्थिति के अनुसार बदलती है, जिसे हम हल करने के लिए क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ। अचर वैसी राशि है जो फिक्स है, जो फिक्स है यानी ये कभी बदल नहीं सकती है। जैसे यहां पर पांच, यदि आपके पास पांच है, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम, यदि आपका नाम मान लीजिए सोहन है, ठीक है, तो ये कभी नहीं बदल सकती। जैसे मैं इसमें कह सकता हूं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो भाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी क्या है, अचर है। यदि ये मैं कह दूं भाई कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये भी क्या हो सकती है, नहीं बदलेगी। मैंने ये कह दिया कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं यानी 60 मिनट होते हैं, तो ये भी आपका बदल नहीं सकता है यानी फिक्स है। इसका वैल्यू जब भी यानी कभी भी बदल नहीं सकता है। इसके लिए आप एग्जांपल में क्या मैथ में ले सकते हैं, 5 6 8 10 पाई, ये सब आप क्या कर सकते हैं, 180 -2/3, यानी देखा जाए तो भाई आप पूरे रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर ले सकते हैं। इसमें क्या है, चर मान के लिए भाई कि आप एक्स वाई जेड किसी चीज को आप हल करने के लिए आप इस प्रकार से मान सकते हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस लेटर जो हम उपयोग करते हैं मैथ में, इस लेटर को हम क्या कहते हैं भाई, चर कहते हैं। बट परिस्थिति के अनुसार ही चर कहते हैं ना, जब यहाँ लेटर हमें मानने की बात आ रही है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो ये सब एक तरह से क्या है, चर है। जैसे मैंने कहा कि आपकी उम्र x वर्ष है, मान लीजिए, वो आपका निकल कर 10 वर्ष आई, ठीक है। ऐसे भी देखिए, उम्र आपके फिर बाद में 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी, फिर उसके बाद 12 वर्ष हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से आपका क्या है, ये चर है। ठीक है, जैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने यहां पर लिया x + 5 = 6 है ना, तो अब यहाँ पर ये एक्स एक अननोन पर्सन है, यहाँ पर क्या होगी, यानी कि यहाँ इक्वल का साइन छूट गया था, तो यहाँ पर एक्स एक क्या है, अननोन नंबर है, तो इस एक्स के अननोन नंबर पर क्या होगी, है ना, यहाँ पर जो आपकी बदलाव होगी वही आपको क्या कह सकते हैं, चर कह सकते हैं, यानी वेरिएबल। चर मतलब चलने वाला, ठीक है, अचर मतलब फिक्स भाई। जैसे कह सकते हैं चर का, जैसे मान लीजिए कि बल्कि ही आपका नाम सोहन है, ठीक है, एक तरह से इसे हम कह सकते हैं अभिनेता, एक्टर। मान लीजिए कि आपको जो रोल मिलेगा, आपका तो भाई सीधी सी नाम सोहन है, बट ये चर जो है एक तरह से क्या है, एक्टर का काम करता है। मान लीजिए कि आपको रोल जो भी मिला, ठीक है, यदि आपके रोल यदि गरीबी में एक्टर करने के लिए मिला, ठीक है ना, तो आपको उस वक्त क्या होगा, गरीबी वाले एक्टर करेंगे, अमीरी वाले एक्टर करेंगे, क्रिकेट वाले एक्टर करेंगे, बट नाम आपका क्या है, सोहन ही है ना। तो ये नाम जो सोहन है ये कांस्टेंट है, बट ये जो आपका एक्टर क्या है, ये आपका चेंज होते रहेगा। यानी कि ये सीधी सी बात है कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार ये बदलता है। तो चर राशि जैसी बदलेगी उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब यहां से एक बात और क्लियर करना कि वेरिएबल, वेरिएबल जो है दो प्रकार के होते हैं, अचर भी दो प्रकार के होते हैं। अब हमें यह जानना है कि कौन कौन परिस्थिति के अनुसार ये चर होते हैं और कौन परिस्थिति के अनुसार ये अचर होते हैं। हमने कहा वेरिएबल भाई, वेरिएबल आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला वेरिएबल कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उसके बाद आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
वेरिएबल। चलिए समझिए, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि आप अपने मर्जी के अनुसार आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया y बराबर 2x+5। जैसे आप अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी आप रख सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैंने कह दिया, आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक चलाने वक्त आपको मान लीजिए कि ये जो एक्स है, ठीक है, आपका मर्जी हुआ कि हमें बाइक को स्पीड 40 पर चलानी है, तो भाई आप 40 पर चला सकते हो। आपकी मर्जी हुआ 50 पर चलानी है भाई, तो आप 50 पे चला सकता हो। आपकी मर्जी है कि हमें भाई 70 के स्पीड में चलानी है बाइक, तो आप 70 के स्पीड में चला सकते हो। आपकी मर्जी है कि भाई 100 के स्पीड में चलानी है, तो आपके 100 के स्पीड में चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और, कभी आप ग्राफ बनाए होंगे तो ग्राफ में देखिएगा कि इस प्रकार से रहते हैं, एक्स और वाई रहते हैं। आप अपना मर्जी से 0, 1, 2, 3, -1, -2, तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि भाई कि आप जो ये वेरिएबल बना रहे हैं, कौन सा वेरिएबल है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप मर्जी से आप क्या कर रहे हो, वैल्यू डाल रहे हो, 0, 1, 2, 3, -1, -2। तो जो अपने मर्जी से वैल्यू डाल रहे थे वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्लियर हो गई। अब हम बताते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है भाई किसी दूसरे, मतलब किसी दूसरे पर आश्रित रहना, है ना, भरोसे करना के भाई, है ना, किसी दूसरे पर आश्रित रहना। जैसे मैं ये कह दिया कि मान लीजिए कि आप बाइक, आप गिरियक से बिहार शरीफ, ठीक है, आप बाइक से जा रहे हो। आप यहां पर डिस्टेंस, आप बाइक के, ऐसा नहीं कि आप बाइक की स्पीड बढ़ाओगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जो गिरियक से, जो गिरियक से बिहार है, जो गिरियक से बिहार की जो दूरी है आपकी 21 किलोमीटर है। तो भाई अब यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिया 2x+5, तो आपको यहाँ पर x बराबर यहाँ पर क्या रख दीजिएगा, 21 रखिए। क्यों रखिएगा भाई, गिरियक से बिहार की दूरी आपके 21 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 21 ही रखना होगा। तो यानी कि हमें दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। एक सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा क्या देखने को क्या मिलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। आप इसे अच्छे से बेसिक से समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। मैंने कहा ना कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आपका होगा, एक ग्राफ देखने को मिल गया, बहुत ऐसे कंडीशन देखने को मिलेंगे भाई, जो अपने से ही वैल्यू रखना होगा, जो अपने से, यानी कि आप इसके लिए स्वतंत्र हो। तो जैसे ही आपके इसके लिए स्वतंत्र होगा, तो आपके क्या समझोगे कि ये मैं जो काम कर रहा हूं भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कर रहा हूं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि जो हम भाई किसी दूसरे पर मतलब आश्रित है ना, हम किसी दूसरे पर आश्रित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आपको क्लियर हुई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट। चलिए यहां देख लीजिए कांस्टेंट। कांस्टेंट भी देखिए आपके दो प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहला कांस्टेंट होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल। दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख लीजिए, न्यूमेरिकल कांस्टेंट देख लीजिए, है ना। न्यूमेरिकल कांस्टेंट को कहते हैं यानी डिजिट कांस्टेंट। डिजिट कांस्टेंट का मतलब जैसे हो गया 2, 4, 5, 6, यानी देखा जाए तो भाई रियल नंबर। कौन से नंबर, जो भी आपको लेना है ये क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो जाएंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, जो लेटर वाले हैं, क्या है, लेटर वाले हैं। तो लेटर वाले जो हो जाएंगे, जितना भी लेटर वाले हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक, है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो गया कि आप तो सिर्फ ये सोच रहे हो कि भाई एक्स बाई जेड, ये तो भाई सीधे दिखते होगा कि एक्स बाई जेड है, ये भाई वेरिएबल है। तो आज हम आपको इसमें एक्स बाई जेड ही बोल रहे हैं, तो इसमें भी आपको क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेरी में ही आ रहा है। तो आपको यहाँ पर मन में कंफ्यूजन होगा कि भाई कि इसमें कांस्टेंट जो वेरिएबल हम पढ़े हैं भाई कि एक्स बाई जेड जो है, तो क्या हो रहा है, आर्बिट्रेरी हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट के रूप में आ रहा है। अब बाकी आपको ये साफ रहने की तरह हो चुका है कि डिजिट कोई भी डिजिट हो तो आपका क्या हो, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। बट आप इसे आईने की तरह पूरे तरीके से इसे साफ करना है, तो ऐसे एक एग्जांपल हम लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा P ऑफ X,
पी ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, किसका फंक्शन इंडिकेट करेगा? एक्स का फंक्शन का इंडिकेट करेगा भाई। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने दिया प्लस 4x प्लस 6 दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर जितने भी एक्स वाले टर्म है वो आपके क्या है? वेरिएबल, क्योंकि फंक्शन के इंडिकेट में क्या है भाई? एक्स है। तो एक्स वाले क्या होंगे? चेंज करेंगे, है ना, मूव करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पी ऑफ 1 दिया तो भाई जैसे हम यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। यदि हम यहाँ पर हम पी ऑफ 2 दिया तो क्या हो जाएगा भाई? 2 के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 कर दो, तो यहाँ पर होगा 4 गुने 2 का स्क्वायर, तो अब सॉरी 2 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये 2 है, यहाँ पर 2 के स्क्वायर, यहाँ पर 2 के है, तो यानी कि यहाँ पर एक्स के फंक्शन के जगह पर जो जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जहां जहां एक्स है वहां पर हमें देखने को क्या मिल रही है? परिवर्तन देखने को मिल रही है। क्या ये चेंज हो रही है? नहीं ना। तो आप कह रहे हैं ये क्या है? ये आपका वेरिएबल है, एक या क्या है? आपका कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि जैसे मैंने ये कह दिया कि पी ऑफ एक्स बराबर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ध्यान से देखिए कि ये जो x वाले फंक्शन इंडिकेट है, तो ये x वाले जो फंक्शन इंडिकेट है तो ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है। बट यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 6y है, ये फंक्शन को इंडिकेट नहीं करेगी, तो ये कभी चेंज नहीं होगी। यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वाई क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आ गया। तो यानी कि फंक्शन इंडिकेट करेगा भाई कि कौन से फंक्शन आपका वेरिएबल है, कौन सा फंक्शन आपके क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या बात समझ में आ रही? क्या ये आईने की तरह साफ उपाय? एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी देख लीजिए कि आप इंटीग्रेशन के एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के एग्जांपल लेंगे तो भाई तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो सी एक आपका क्या है? एक अनोन नंबर है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एक डिनोट कर रहा है भाई कि यहाँ पर कुछ भी नंबर है, ये डिसाइडेड नहीं किया इस नंबर की जगह पर क्या है। तो उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा कि ये जो है वेरिएबल है, ये क्या है? कांस्टेंट है। यदि मैं यहाँ पर x को यदि हमें कांस्टेंट बना तो बाई यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो अब यहाँ पर बाई क्यू है। तो जो फंक्शन इंडिकेट कर रहा है बाई का, तो यानी कि बाई वाले फंक्शन क्या हो जाएंगे भाई? वेरिएबल वाला एक्स वाले फंक्शन क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो अब आपको समझ में आ गया, आप देखते के साथ पहचान सकते हैं ना कि भाई कौन से फंक्शन आपकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, कौन से फंक्शन वेरिएबल है। जैसे मैंने यहां पर कह दिया फीफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई, तो इसमें समझ गए होंगे कि भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x जो है ये आपके वेरिएबल है, वाई जो है क्या है? आपके कांस्टेंट है। तो क्या समझ में आई? कांस्टेंट करते हैं पोलिनोमियल। क्या स्टार्ट करते हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। अच्छा, ये पोलिनोमियल को देखिए, इसको आप दो भाग में तोड़िए। एक भाग टूटेगा पोली, ठीक है, दूसरा भाग टूटेगा नोमियल। पोली का मतलब क्या होता है भाई? पोली का मतलब होता है बहुत सारे। क्या होते हैं? बहुत सारे। पोलिनोमियल का मतलब होता है, सॉरी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। और टर्म का मतलब होता है पद। अब पद कैसा भाई? बीजीय व्यंजक वाले, बीजीय व्यंजक वाले, बीजीय व्यंजक वाले। अब देखिए, बहुत सारे क्या होंगे भाई? बहुत सारे पद होंगे, बट बहुत सारे पद जो होंगे व्यवस्थित के रूप में होंगे, श्रेणी के रूप में होंगे, है ना, तो उसे हम बहुपद समझेंगे, ठीक है। बट हम एक बात कह दें कि भाई बहुपद जो है ना एक ट्रेन के डिब्बे की तरह है। बहुपद जो है एक ट्रेन के डिब्बे की तरह है। अब मैं ट्रेन के डिब्बा क्यों बोला भाई? ट्रेन के डिब्बा इसलिए बोला कि एक डिब्बे में दो लोग बैठे हुए हैं, एक डिब्बे में दो लोग बैठे हुए, एक डिब्बे में दो लोग बैठे हुए। कौन कौन वाले बैठे हैं तो हम बता देते हैं। एक ABCD वाले बैठे हैं और दूसरा आपको बैठे हैं जिसे कह सकते हैं चर वाले, है ना, ABCD प्लस सॉरी अंक वाले। देखिए, एक ABCD या दूसरा क्या? अंक वाले। ये दोनों इसमें क्या है? हर डिब्बे में दो लोग बैठे हुए, हर डिब्बे में दो लोग बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं पोली का मतलब बहुत सारे, अब बहुत सारे पद होंगे। अब बहुत सारे पद क्या चीज में होंगे? व्यवस्थित रूप में होंगे, है ना। तो व्यवस्थित रूप में होंगे तो उसी को हम क्या समझेंगे? पोलिनोमियल समझेंगे, है ना। तो चलिए पोलिनोमियल को हम इसका पैटर्न को देखते हैं।
और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से दीजिएगा। चलिए पिप ऑफ एक्स का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया ए एन एक्स पर पावर एन प्लस ए इंटू एन माइनस वन फिर एक्स इंटू एन माइनस वन। अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर एन था, अब एक का को कमी होते जाएगी, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन माइनस टू इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस टू। तो प्लस उसी प्रकार से 3 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बच जाएंगे, जब घटते जाएंगे तो ए वन और एक्स वन और लास्ट में बचेंगे ए नाउ। ठीक है, चलिए आप समझिए यहाँ पर क्या है एन है, तो एन के यहाँ पर एक क्या हुआ कमी हुआ। अब उसके बाद क्या होगा एन माइनस टू होगा, एन माइनस टू उसके बाद क्या होगा एन माइनस थ्री होगा, फिर उसके बाद क्या होगा एन माइनस फोर होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि ए वन और एक्स ए कैसे आए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा कि ए वन और एक्स कैसे बचे आए, ए नाउट क्या है, तो ए नाउट आपके प्योर कांस्टेंट है। क्या है भाई, प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है। तब इसके जगह पर कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब ये आर्बिट्रेरी का नाम लिखा हुआ, बट इसके जगह पर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से दीजिएगा, हमें ये पता करना है कि भाई कि ए वन और एक्स वन यहाँ पर कैसे बचा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये। ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने एन, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स पर पावर क्या एन, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसी पर अब यहां पर हम लिख देंगे माइनस कितना हम घटाएं भाई, एन माइनस वन घटाएं। क्या घटाएं, एन माइनस वन। इसमें भी कितना घटेगा भाई, एन माइनस वन। चलिए अब क्या यहां पर बच जाएंगे, अब माइनस से गुना करेंगे तो एन माइनस एन प्लस वन, यहाँ एक्स पर क्या हो जाएंगे एन माइनस माइनस एन प्लस वन। अब देखिए एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचने को देखने को मिला, यहाँ के बचने को मिला ए वन, सॉरी नीचे ए वन और ऊपर पर क्या बचे देखने को मिल गया एक्स वन। क्या ये बात समझ में आया कि ए वन एक्स वन कैसे देखने को मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ए जीरो, देखिए ए जीरो, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ए सॉरी एक्स है, यहाँ पर भी क्या देंगे एन, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम एन माइनस क्या होगा अंतिम टर्म कितना है, फर्स्ट वाला टर्म कितना स्टार्टिंग के एन, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे एन घटाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे एन घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई जीरो, ये कितना आ जाएगा भाई जीरो। तो यहाँ पर बच जाएगा ए नॉट जीरो, यहाँ पर भी बच जाएगा एक्स पावर जीरो, तो एक्स पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है वन होता है, तो यहाँ पर यह बच गया ये वन। क्या ये पैटर्न आपको समझ में आया कि यहाँ पर हमें ये भी समझाने की कोशिश किया भाई कि ए एक्स कैसे आया, ए जीरो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट हुआ है ना। इसके अभी ये जो चल रहा है ना, ये अभी जो चल रहा है घटते क्रम में चल रहा है। कौन से क्रम में चल रहा है, घटते क्रम में चल रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में चलेंगे। कौन से क्रम में चलेंगे, बढ़ते क्रम में चलेंगे। ठीक है, हमने आपको पैटर्न समझाया कि पीफ ऑफ एक्स बराबर पैटर्न क्या लिखिएगा, पीफ ऑफ एक्स बराबर पैटर्न लिखिएगा ए इंटू एक्स पर पावर क्या, ऐसे पढ़ा जाता है ए सब एन, बट एक्स पर पावर एन। फिर उसके बाद क्या होगा ए एन माइनस वन, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन। फिर उसके बाद क्या पढ़िएगा ए एन माइनस, लिखिएगा एन माइनस टू इंटू एक्स पर पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 डॉट। उसके बाद अब क्या लिखिएगा यहाँ पर ए वन एक्स पर पावर वन, उसके बाद क्या ए नाउ। ये जो आपका कर्म है भाई, ये जो कर्म आपका है घटते क्रम में, कौन सा कर्म है भाई, घटते क्रम है। कौन सा कर्म है, घटते क्रम है। यानी कि ये पहली पूरा एन मान लिया गया, हम एक करके घटेते घटेते यहाँ पर क्या लेके आए ए नाउ। ठीक है, अब हम चलेंगे बढ़ते क्रम में। किताब आपको चाहे घटते क्रम में या चाहे बढ़ते क्रम में, दोनों समझना जरूरी है। बढ़ते क्रम में हम क्या लेंगे, पीप ऑफ एक्स ए नाउट। देखिए बढ़ते क्रम में क्या है,
छोटा से बड़ा की ओर, ये बड़ा से क्या जा रहा था, छोटा की ओर। ये बड़ा, सबसे बड़ा कौन है भाई, एन है, ठीक है। इसमें हम एक एक करके घटेते घटेते कहां पर आ गए हम, एक्स पर पावर यहाँ पर 0 पर घटेते गए, जिससे जो बचा क्या, एन आउट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक पॉइंट हम क्या करते रहेंगे, जोड़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एन आउट लिखा था, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1 एक्स पर पावर 1 प्लस A2 एक्स पर पावर 2। अब यहाँ पर डॉट 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 तो प्लस डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, AN एक्स पर पावर n, ठीक है। देखिए दोनों एक ही ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर क्या है भाई, कि सबसे बड़ा फंक्शन को हम यहाँ पर क्या कर दिए, लास्ट लेकर हम छोटी की ओर लेकर चले गए। यहाँ पर क्या कर दिया, हम छोटा से लेकर, यानी कि हम सीधे बात कांस्टेंट से लेकर हम सीधे क्या चल गए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक्स पर पावर n का। ये है बहुपद का पैटर्न है, ये क्या है, बहुपद का पैटर्न है, ठीक है। इसी पैटर्न से आप इसको विभाजन कर सकते हैं, इसी पैटर्न से आप विभाजन कर सकते हैं कि भाई आप इसे घात के आधार पर कर सकते हैं, या चाहे इसे आप क्या कर सकते हैं, टर्म के आधार पर कर सकते हैं। इसमें देखिए एक घात देखने को मिलेगा, एक टर्म देखने को मिलेगा। अब हम समझेंगे कि भाई इसे हम अब अलग करते हैं, क्या करते हैं, अलग कर, चलिए इसे अब अलग करते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि A1 जो है कॉमा A2 जो है, A3 जो है, A4 जो है, डाउट डाउट जो है, AN है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, चर का गुणांक है, ये चर का गुणांक है, चर का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये चर का गुणांक है, तो चर का गुणांक का मतलब मैं ये कर रहा हूं, कहीं एक्स होगा, एक्स पर पावर 1 का हो, एक्स पर पावर 2 का होगा, एक्स पर पावर क्यू का होगा, एक्स पर पावर 4 का होगा, एक्स पर पावर 5 का होगा, फिर एक्स पर पावर 6 का होगा, डाउट 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 एक्स पर पावर n। तो ये इसका क्या है भाई, ये इसका जो क्या है, तो ये इसका जो है क्या है, ये गुणांक है, ठीक है, यानी गुणांक बोले तो कोफिशिएंट। अब इसके जगह पर क्या होंगे, इसके जगह पे आप अंक फिट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट यहाँ पर देख लीजिए ये जो एक्स क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स 4, एक्स 5, एक्स 6, एक्स 7, एक्स 8, ये आपके वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल पर आपको क्या है, कुछ भी आप निकल सकते, बदल सकते हैं, इस वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स 4, एक्स 5, एक्स 6, एक्स पर क्या है, n है। तो ये वेरिएबल है, ये क्या है, गुणांक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसी को, यानी कि दो चीज, यानी एक एबीसीडी वाले थे, अब यहाँ पर देख लीजिए एक एबीसीडी वाले देखने मिल गए। अब यहाँ पर देखिए अंक दोनों खेला है, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई, अंक रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स है। अब मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई कि n बराबर हम यहाँ पर रखते हैं 4 रखते हैं, ठीक है, n बराबर हम 4 रखते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि पी ऑफ एक्स बराबर ए एन एक्स पर पावर n, एक का कमी करिए, a n माइनस 1 एक्स पर पावर n माइनस 1 प्लस फिर n माइनस 2 एक्स पर पावर n माइनस कितना हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, A1 था तो यहाँ पर 2 हो जा रहा है, 2 होगा, ठीक है, n माइनस 3 एक्स पर पावर n माइनस 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, an माइनस 4 इंटू एक्स पर पावर माइनस n माइनस 4। थोड़ा सा ये चिकनी शब्द है, लिखने पर दिक्कत हो जा रही है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि n का मान यहाँ पर क्या होगा, n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। तो जहां जहां आप n है वहां आप 4 रख दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, A4 हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। आप बताइए कि 4 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, A2 एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, A1 x1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई A0। आने समझ में आ रहा है ना, हमने 4 रखा तो द्विघात घात बना, ठीक है, द्विघात घात बना। जैसे देखिए एक्स, x4, x3, एक्स स्क्वायर, एक्स और a नॉट 0, यानी देखने को मिल गया मुझे क्या भाई, द्विघात घात का एक हमें
इक्वेशन देखने को मिल गया। उसी प्रकार से आप 3 रखिएगा तो क्या देखने को मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप 2 रखिएगा तो क्या देखने को मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से 1 रखिएगा तो क्या देखने को मिल जाएगा, लीनियर देखने को मिल जाएगा। लीनियर का मतलब होता है रैखिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा मुझे समझाना नहीं है, अभी आपको ये समझना है बाकी बहुपद आखिर है क्या। बहुपद इसमें हमें देखने की जो चीज मिल रही है भाई, यहाँ सबसे जो इस्तेमाल हो रही क्या हो रही है, ये घात है। देखिए इसमें हमें देखने को क्या मिला भाई, एक देखने को मिला चर और दूसरा देखने को क्या मिला, अचर। चर देखने को मिला और चर। देखिए चर और अचर एक साथ मेल को है ना, आपसी मेल को, चर और अचर को एक आपसी मेल को है ना, चर का घात, चर का घात, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, बहुपद कहेंगे। चर का घात जो हो वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे हम फिर से देखने को आपको बता देते हैं कि पी ऑफ एक्स, जैसे हमने यहां पर दिया ए नाउट, फिर a1 x1, फिर प्लस a2 x2, फिर प्लस a3 x3, फिर उसके बाद a4 x4 प्लस डाउट 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 an xn, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो चर और अचर जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है भाई, अचर देखने को मिल रहा है, अचर देखने को मिल रहा है, अचर बल्कि इसका कोफिशिएंट है, बट हमने बोला क्या, चर और चर, मतलब चर और अचर। सबसे पहले तो अचर है, तो अचर और चर क्या है, आपसी मेल को है ना, आपसी मेल को। बट चार का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। चार का घात पूर्ण संख्या कब कितना से स्टार्ट होता है, होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका पैटर्न देखिए है ना, यहाँ पर क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर ये नाउट है तो एक्स पावर 0 छिपा हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर मेन डिफिनीशन यदि आपसे कोई पूछेगा कि बहुपद क्या है, यहीं पर आपको मैटर क्लियर हो गया, तब कहिएगा अचर और चर आपसी मेल को, बट चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर का घात जो पूर्ण संख्या होगा ना, वही आपका क्या होगा, बहुपद कहते हैं। क्या मैटर यहां से क्लियर हुआ भाई, यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद आप क्या कहिएगा कि अचर और चर के मेल से, ठीक है। बट चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। इसके अलावा और कोई भी, यानी कि देख लीजिए, इसके अलावा पूर्ण संख्या के अलावा यदि और कोई भी नंबर आते हैं तो भाई ये जवान समझ लीजिए कि वो बहुपद है ही नहीं, वो बहुपद है ही नहीं, इसी द नॉट डिफाइंड समझिएगा। जो कभी आपको पढ़ना ना कि इसमें इनमें पहचानिए कि बहुपद कौन है, छाटिए, तो कभी कभी यहाँ पर 1/x करके रटाया जाता है रूट एक्स पर, उस पर फ्रैक्शनल पार्ट में होना चाहिए। मैं आपको सीधा जवाब देता हूं कि यदि आपको बहुपद है या नहीं चेक करना है, तो सीधे देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा कि x³ प्लस x⁴ प्लस 3x⁵ प्लस x⁻⁻6। देखो भाई 3 है, 4 है, 5 है, ये जो देखने को मिल रही है ना, ये जो देखने को मिल रही है पूर्ण संख्या है। क्या पूर्ण संख्या -6 आती है क्या, नहीं ना। तो ये सीधे पूछेगा पोलिनोमियल है, तो कहिए पोलिनोमियल नहीं हो। कोई पूछेगा पोलिनोमियल है तो बोलिए पोलिनोमियल नहीं हो। क्या बात समझ में आई। अब आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा तो जरूर बता सकते हैं कि ध्यान दीजिए, हमने कह दिया ना भाई कि आप पी ऑफ एक्स लीजिए 2x³ x⁴ 3x⁻⁻5। अब यहां पर देख लीजिए 3 4 क्या है, 3 4 क्या आपके है, 3 4 पूर्ण संख्या, -5 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, या -1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। यदि x⁻−1 है तो क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो जैसे पूर्ण संख्या नहीं है तो इसे हम सीधे कहें कि ये पॉलिनोमियल के श्रेणी में नहीं आता है, पॉलिनोमियल के श्रेणी में नहीं आता है। तो जैसे ये पॉलिनोमियल के श्रेणी में नहीं आता है तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम क्या कहेंगे कि बहुपद नहीं है। आप समझ जाइए कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है x⁻6, यहाँ पर दे दिया गया √5, यहाँ पर x², यहाँ -3/4, तो भाई हमें क्या देखना, चर वाले को देखना है ना। बाकी बगल वाली राशि कुछ भी हो सकती है, इससे हमें डज नॉट मैटर, हमें सिर्फ क्या देखना है, बगल वाली राशि को देखना है, यानी चर वाली राशि को देखना है, ठीक है। तो जहां पर देख लीजिए चर वाला राशि के ऊपर जो घात है तो सीधे पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो वैसे हम क्या कहेंगे
कि ये बहुपद है। ठीक है। अब यदि आपको द्विघात समीकरण से पूछा कि द्विघात समीकरण कैसे है, तो भाई जो नियम पता है पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछेगा कि क्यूबिक इक्वेशन है या नहीं भाई, तो सीधे ये देखिए कि क्यूबिक इक्वेशन का पावर 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। आप ये उसका पैटर्न देखिए कि कहीं भी पूर्ण संख्या के अलावा और कोई भी नंबर आता है तो आपको सीधे समझ लेना होगा कि भाई कि ये जब बहुपद ही नहीं है तो भाई हम इसे क्यूबिक इक्वेशन कहाँ से कह सकते हैं। जब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यानी कि जो मेन पैटर्न है जो इसी से बन रहा है क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल ही नहीं है तो भाई कैसा हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका उपयोग देखेंगे, है ना, इसका अब हम उपयोग देखेंगे कि बहुपद का उपयोग आखिर है क्या। बहुपद का उपयोग आखिर है क्या। चलिए बहुपद का हम उपयोग बताते हैं। यूज ऑफ पोलिनोमियल। यूज ऑफ पोलिनोमियल। चलिए सबसे पहले हम इसका उपयोग जो है कैलकुलेशन आता है। क्षेत्रमिति देखते हैं। क्षेत्रमिति में भी इसका क्या आते हैं, उपयोग आते हैं। ठीक है। क्षेत्रमिति के बाद हम कहेंगे ज्यामिति में भी क्या आते हैं, इसका उपयोग है। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था में भी क्या कहेंगे भाई, इसका उपयोग होती है। चलिए समझिए क्षेत्रमिति में क्या उपयोग है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, फिर मैंने कहा वर्ग का परिमाप, समझिएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद मैंने कहा वृत्त का परिधि, देखिए सबसे पहले ये जानिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आप सीधे जानते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, तो सीधे कहिएगा आप क्या, 4a। यदि आपको ये कहे कि ये वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप का योग क्या होगा, तो आप इसे एक पोलिनोमियल फंक्शन बनेगा। सीधे पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a। क्या बात समझ में आया कि यहाँ पर उपयोग कैसे आया भाई। और आगे इसको जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे तो और सबसे ज्यादा उपयोग आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा आपको उपयोग आएगा, है ना, 12th चैप्टर में सबसे ज्यादा उपयोग आएंगे। ठीक है। वृत्त का परिधि क्या है भाई, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का परिधि क्या होता है भाई, 2 पाई आर। अब इसके हम पोलिनोमियल बनाना है तो क्या होगा, पी ऑफ आर बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। क्या आपको समझ में आया कि भाई की यूज ऑफ पोलिनोमियल यदि हम अच्छे से कवर करते हैं तो मुझे क्षेत्रमिति के और अच्छे से गहराई देखने को मिलेगी। जैसे आप कहते हैं ना, अभी के बच्चे क्या करते हैं, हम ट्रिक पर ज्यादा दम उछलते भाई, हमें ट्रिक जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना भाई कि जितना ट्रिक है ना कुल बेसिक से ही आएंगे, है ना। जब एक को थ्योरम प्रूफ करिएगा, जैसे आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप या चाहे शंकु का आयतन, ये सब सारे प्रूफ करना जान जाइएगा तो आप में एक अलग ही मैच्योर देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता देखने को नहीं मिलेगी। आप खुद ब खुद लॉजिक लगा के आप खुद निकाल सकते हो। जैसे मैं 10 गो 12 गो मैं प्रूफ करूंगा, फिर अपने आप अपने लॉजिक लगाना स्टार्ट करिएगा। बट आप प्रूफ करना इतना आसान नहीं। आपको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एकक वर्ड जो होता है ना कि भाई कि पोलिनोमियल क्या है, उसके अच्छे कंटेंट से पढ़ना है। ठीक है। कि आखिर इसका उपयोग क्या है, पोलिनोमियल का पैटर्न क्या है, यहाँ पर सारी चीजों को देखना कि पोलिनोमियल में क्या दिख रहा है। जैसे एक किसान, यदि आपको किसान नाम लिया जा रहा है तो किसान में आपको क्या देखने को मिल रहा है, किसान में देखने को क्या मिल रहा है। जैसे मैंने किसान का नाम लिया तो आप क्या करिए, सुबह जागता हुआ एक किसान पगड़ी बांधा हुआ है ना, हल लेता हुआ, इस प्रकार से आपको क्या बन रहा है, इमेज देखने को मिल रहा है कि उसके अंदर में प्रॉपर्टीज दिख रही है कि भाई क्या क्या दिख रहे हैं। इसी बात जैसे हम आपको पोलिनोमियल बोलेंगे तो पोलिनोमियल में ये दिखना चाहिए कि पोलिनोमियल का सबसे पहले पैटर्न दिखेगा। तो पोलिनोमियल का पैटर्न आप क्या दिखेगा कि भाई एक चर है एक अचर है, ये दोनों आपस मेल से बना है और जो चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप उसको जितने गौर से उसे समझोगे उतने आपको क्या होगा, देखने को मिलेगी, है ना। और जैसे इस चीज को देखने को मिलेगी तो आपका लॉजिक लगाना तो बनता भाई, आप अच्छे अच्छे लॉजिक लगाओगे, है ना। चलिए अब ये हम यूज ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में क्या है, मान लीजिए कि सरकार किसी वर्ग को सैलरी देती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 4th ग्रेड के कर्मचारी को सैलरी, ठीक है।
उन्होंने दिया 4th ग्रेड का हुआ, फिर सी ग्रेड का हुआ, फिर बी ग्रेड का हुआ, फिर ए ग्रेड का हुआ। मैंने कहा भाई कि ए ग्रेड का सैलरी जो है, मैंने कहा लेवल 10 है, क्या है, लेवल 10 है, ठीक है। बी ग्रेड का सैलरी मैंने कहा भाई लेवल क्या है भाई, अच्छा लेवल फिर समझ लीजिए, मैंने लेवल 10 लिखा, फिर लेवल 9 लिखा, फिर लेवल 8 लिखा, फिर लेवल 6 लिखा, फिर लेवल मैंने 5 लिखा, फिर लेवल मैंने 4 लिखा, फिर 3 लिखा, 1 रखा, फिर 2 रखा। तो ये देखेंगे बाकी लेवल के 10 वाले व्यक्ति कितने लोग जॉब कर रहे हैं भाई, लेवल 10 वाले व्यक्ति कितने जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेवल 9 वाले व्यक्ति कितने जॉब कर रहे हैं, लेवल 8 वाले व्यक्ति कितने जॉब कर रहे हैं, लेवल 6 वाले व्यक्ति कितना, मान लीजिए कि 57,700 रुपया है, ठीक है। 53 है। तो इस प्रकार से क्या लेवल देखें कि कौन कौन लेवल के श्रेणी वाले को सैलरी दिया जा रहा है। तो एक तरह से क्या है, अब उनको तो ये थोड़े देखना है, उनको तो सैलरी भाई उन्हीं को देना है, लेवल 10 वाले को नहीं देना। जब उनको सैलरी देना हो रहेगा, तब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करेंगे भाई, उनको जब सैलरी देना रहेगा तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, डाउट डाउट क्या है, जो भी जितना तक है वो लेवल उनके हो गए। तो ये देखेंगे भाई कि लेवल 8 तक वाले सैलरी, लेवल 1 से लेकर सैलरी कितना मेरे को यहाँ पर बजट की राशि पड़ रही है। तो वो एक तरह से पोलिनोमियल का उपयोग आया ना, पोलिनोमियल का उपयोग आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से पोलिनोमियल का उपयोग करना सीखेंगे, है ना। चलिए अब हम बताएंगे कि बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। कई लोग के लगता हुआ ना भाई कि एकदम तुरंत सर एकदम प्रश्न आए, प्रश्न पर एकदम बस से अल्फा जोड़ बीटा करना स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दें। अरे भाई पहले आप इसे गहराई से पढ़ के देखो, इसको हर कंटेंट को समझ के देखो, उसके बाद क्वेश्चन तो कहते हैं ना आप लॉजिक की तरह खेल जाओगे, लॉजिक की तरह खेल जाओगे, है ना। कुछ भी भार नहीं, आपको क्वेश्चन ना पकड़ हो जाएगी, समझ में आएगी। ऐसे क्या होगा कि यदि हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, तो क्वेश्चन पर जैसे ही फोकस करेंगे तो क्या होगा ना भाई कि आपका क्वेश्चन पैटर्न को देखोगे और रटोगे, ठीक है, एक फॉर्मूला रटोगे। और जब आपको यहाँ पर पूरे बेसिक जब कंप्लीट रहेगा, तो आपको क्वेश्चन पर पूरे पकड़ होगा। जब उसके बाद क्वेश्चन चेंज करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि चेंज करेंगे क्वेश्चन, तो जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि बिहार बोर्ड चेंज किया, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखोगे भाई कि बहुपद है, तो बहुपद का आपके दिमाग में फिगर बनेगा, क्वाड्रेटिक का फिगर बनेगा। तो जब फिगर दिमाग में बन रहा है कि क्या क्या भी सकता है, तो उसके अनुसार आप लॉजिक से हल करोगे। और इसमें क्या है कि यदि आप इसे नहीं पढ़ते हो, तो आपको बहुपद का क्वेश्चन याद करोगे, यहाँ पर शायद क्या था, ठीक है, ये फॉर्मूला लगना चाहिए। जैसे यहाँ मान ली कि एक्स स्क्वायर इंटू 6 करके दे दे, तो आप लोग भाई ये तो मैंने नहीं पढ़ा, या चाहे ये कर दे भाई कि एक्स पर पावर 3/2 माइनस प्लस 1/2, या जो भी इस प्रकार से करके क्वेश्चन देगा, तो आपको लगेगा भाई कि ये क्या दे दिया गया है। हो सकता है आपको एक्स पर पावर a प्लस एक्स बी करके क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर a बराबर 2 करके दे दे। तो आप उसे क्या करोगे, जब आपके पैटर्न जब आप अच्छे से समझ रहोगे, तो कोई भी लॉजिक लगा के इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और यदि आप क्वेश्चन की बात करोगे, तो वही क्वेश्चन, उसी जैसा प्रैक्टिस, उसी जैसा हूबहू चाहिए, तभी उस प्रकार से एग्जाम में आप क्या करोगे, कवर करोगे। तो बताओ भाई कि इस तरह से बेहतर रहेगा, किस तरह से अच्छा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बहुपद का वर्गीकरण, तो बहुपद का वर्गीकरण हम बताते हैं, एक होता है भाई घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। और दूसरा होता है भाई पद के आधार पर, किसके होते हैं, पद के आधार पर, ठीक है। बहुपद के वर्गीकरण एक घात के आधार पर, एक क्या होता है, पद के आधार पर, ठीक है। तो अब घात के आधार पर और पद के आधार पर देखते हैं। घात का मतलब हुआ डिग्री, ठीक है, पद के मतलब हुआ टर्म। चलिए देखिए, सबसे पहले आप इमेज देख लीजिए भाई इसका, कि मैंने कहा ए नाउट, ठीक है, a1 x1, a2 x2 प्लस डाउट 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 ए एन एक्स पावर एन, एक्स पावर एन। मैं यहाँ पर दो बंटवारा कर देता हूँ, एक आपके डिग्री के आधार पर, ठीक है, दूसरे आपका टर्म के आधार पे, ठीक है। डिग्री के आधार पर और टर्म के आधार पर, है ना। टर्म के आधार पर देखिएगा, यदि सब हम अलग अलग करेंगे तो एक टर्म है, क्या है, टर्म है, सब क्या है, टर्म है। टर्म का मतलब प्लेस से, प्लेस से काउंटिंग करेगा, ठीक है। और डिग्री का मतलब सिर्फ डिग्री से काउंटिंग करेगा, घात से काउंटिंग करेगा।
जैसे मैंने यहां पर लिख दिया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद इसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा हम कहेंगे क्या भाई, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा हम क्या कहेंगे भाई, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चौथा क्या कहेंगे भाई, द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखिएगा, एक घातीय बहुपद, चलिए यहाँ ध्यान देखिएगा, इसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, इसे द्विघात बहुपद भी कहते हैं, त्रिघात बहुपद भी कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसको यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, अब पद के अनुसार है तो इसे हम कहेंगे एक पदी। क्या कहेंगे, एक पदी, एक पदी। उसके बाद हम क्या कहेंगे, द्विपदी, द्विपदी। उसके बाद क्या कहेंगे भाई, इसे फिर हम कहेंगे त्रिपदीय, त्रिपदीय। उसके बाद हम क्या कहेंगे, चतुर्पदी, चतुर्पदी, चतुर्पदी। एक पदी को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमाइल, मोनोमियल, मोनोमियल। इसे बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसे कहेंगे क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्री, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। अब इसे हम बारीकी बारीकी से समझेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, एकपदी क्या है, द्विपदी क्या है, त्रिपदी क्या है, चतुर्पदी क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक पदी क्या है। ठीक है, एक पदी क्या है। दूसरा में हम कहेंगे द्विपदी क्या है। तीसरा में क्या है, त्रिपदी क्या है। इतने में आप समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। एक पदी, हमने कहा कि भाई ये जितने जो तीनों देख रहे हैं ये सब का मतलब किससे है, स्थान से मतलब। ठीक है, जैसे मैंने कहा, यहां पर मैंने कह दिया, लिख दिया 4। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए एक पदी है। जैसे मैंने कह दिया x पर पावर 100, यहाँ पर 4, ये भी एक तरह से क्या है, एक पदी है। फिर मैंने कहा भाई 5x पर पावर 50, ये क्या है, एक पदी है। ठीक है, यानी कि इसका एक पदी का मतलब हमें सिर्फ क्या है, एक कांस्टेंट, यानी कि सीधे एक हमें स्थान से मतलब भाई, है ना। इसका कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं, इसका डिग्री से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें प्लस माइनस करेंगे। एक पदी का मतलब क्या है भाई, एक पद होना चाहिए। द्विपदी का मतलब होता है प्लस करके या माइनस करके, प्लस करके या माइनस करके। द्विपदी में जैसे मैंने लिख दिया कांस्टेंट x पर पावर 100 प्लस 2x पर पावर 5, तो ये आपके द्विपदी हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा 3x पर पावर 5 प्लस 6x पर पावर 7, तो ये आपका क्या है, द्विपदी। एक पद, एक पद, दो पद मिलकर द्विपदी हुआ। त्रिपदी का मतलब क्या हुआ, एकक पद, एकक पद, एकक पद करके क्या होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए। पावर कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर पावर 100 दे दीजिए, 1 पर पावर 99 दे दीजिए, तो ये क्या है भाई, त्रिपदी है। तो इससे आपको मैटर क्लियर हो गया कि एक पदी का मतलब क्या हुआ भाई, कि एक पद वाले। द्विपदी का मतलब क्या हुआ भाई, 2 पद वाले। त्रिपदी का मतलब क्या हुआ भाई, 4 पद, सॉरी, त्रिपदी का मतलब क्या हुआ, 3 पद वाले, है ना। और चतुर्पदी का मतलब क्या